नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश और मैं हूं आयुष। कूटनीति में कभी कभी एक पत्र, एक न्योता और एक मुलाकात पूरे दशक की राजनीति को बदल देती है। आज भारत और बांग्लादेश के संबंध के बीच कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। 12 से 13 सितंबर 2026 की तारीख को कैलेंडर में नोट कर लीजिए, क्योंकि नई दिल्ली की धरती पर कुछ ऐसा होने वाला है जो दक्षिण एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख देगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए विशेष निमंत्रण भेजा है। जब पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि बांग्लादेश अब भारत के हाथ से निकलकर चीन और अमेरिका के खेमे में जा चुका है, तब दिल्ली ने एक ऐसा कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र चलाया जिसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई दे रही है। ऐसे में आज हम मित्र देश में बात करेंगे क्यों ये न्योता सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि भारत की एक बहुत बड़ी सामरिक जीत है। आइए सबसे पहले स्थिति की गंभीरता को समझ लेते हैं। जी हां, शेख हसीना के जाने के बाद जब तारिक रहमान ने सत्ता संभाली तो उन्होंने दशकों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। बांग्लादेश का कोई भी पीएम पहले भारत आता था शपथ लेने के बाद, लेकिन रहमान साहब पहले चीन चले गए और फिर मलेशिया। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी कूटनीति का झुकाव पूर्व की ओर यानी कि चीन की तरफ ज्यादा है। अब चीन ने भी इस मौके का फायदा उठाया और बांग्लादेश को अरबों डॉलर के निवेश और ब्रिक्स सदस्यता का लालच दे दिया। अब भारत के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। अगर हमारा सबसे करीबी पड़ोसी चीन के सुरक्षा घेरे में चला जाता है तो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर सवाल उठेंगे। लेकिन भारत तो भारत है। भारत ने जल्दबाजी में कोई बयान नहीं दिया बल्कि सही मौके का इंतजार किया। अब सवाल उठता है कि भारत ने ब्रिक्स का ही चुनाव क्यों किया। देखिए, यहां पर खेल बहुत बड़ा है। बांग्लादेश लंबे समय से ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। चीन और रूस उसे पहले ही हरी झंडी दिखा चुके हैं। भारत ने सोचा कि अगर हम खुद उसे न्योता देंगे तो हम दो निशाने साधेंगे। पहला है बांग्लादेश को एहसास कराना कि भारत उसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए नहीं है। दूसरा है चीन के उस नैरेटिव को काटना कि भारत ब्रिक्स के विस्तार में बाधा बन रहा है। अब भारत की अध्यक्षता में इस बार का विषय है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। भारत ने इस मंच के जरिए तारिक रहमान को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसे ठुकराना उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मुश्किल होगा। वैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जब तारिक रहमान ने कमान संभाली तो दुनिया की नजरें इस बात पर थी कि उनका पहला कदम क्या होगा। देखिए, परंपरा रही है कि बांग्लादेशी प्रधानमंत्री अपनी पहली यात्रा भारत में ही करते हैं, लेकिन तारिक रहमान ने दिल्ली के बजाय बीजिंग को चुना। यह भारत के लिए एक बड़ा संदेश था और कहीं ना कहीं ये हार थी। चीन ने भी तुरंत फायदा उठाते हुए बांग्लादेश को अरबों डॉलर के निवेश और ब्रिक्स में सदस्यता दिलाने का वादा कर दिया, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। अब भारत चाहता तो उस वक्त कड़ी प्रतिक्रिया दे सकता था, लेकिन नेबरहुड फर्स्ट की नीति के तहत भारत ने संयम रखा। भारत अच्छे से जानता है कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते सिर्फ सरकारों के नहीं बल्कि भूगोल, संस्कृति और इतिहास के हैं। इसीलिए ब्रिक्स समिट का ये न्योता भारत की तरफ से दोस्ती का आखिरी और सबसे बड़ा हाथ है। अब अगला सवाल यह उठता है कि ब्रिक्स ही क्यों? दरअसल बांग्लादेश लंबे समय से इस क्लब का हिस्सा बनना चाहता है। उसे चीन और रूस का समर्थन हासिल है। भारत ने उसे खुद आमंत्रित करके चीन के उस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया कि भारत बांग्लादेश की वैश्विक तरक्की में बाधा है। अब इस साल का थीम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ऐसे में भारत चाहता है कि वो बांग्लादेश को एक ऐसा मंच दे दे जहां से वो दुनिया की सबसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अन्य के साथ खड़ा हो सके बराबरी के साथ। ये तारिक रहमान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो खुद को एक ग्लोबल लीडर के रूप में पेश कर दें। लेकिन क्या वो अपनी घरेलू राजनीति के दबाव में इसे ठुकरा देंगे? इस दोस्ती के बीच दो बड़े कांटे हैं। पहला, शेख हसीना की भारत में मौजूदगी। तारिक रहमान पर बांग्लादेश के अंदर भारी दबाव है कि वो शेख हसीना को वापस लाएं। उन्हें डर है कि अगर वो दिल्ली और हसीना का मुद्दा हल नहीं करते हैं तो बांग्लादेश की जनता उन्हें भारत का
पिछलग्गू कहेगी। अब दूसरे मुद्दे की बात करें तो दूसरा मुद्दा है तीस्ता जल विवाद। दशकों से ये मामला अटका हुआ है। अगर इस समिट के दौरान पीएम मोदी और तारिक रहमान के बीच तीस्ता को लेकर कोई सकारात्मक बातचीत होती है तो ये तारिक रहमान के लिए एक बहुत राजनीतिक जीत होगी। वो घर जाकर कह पाएंगे कि जो काम शेख हसीना नहीं कर पाई वो मैंने कर दिखाया। अब क्या भारत ये तीस्ता काट चलने को तैयार है, ये भी समझना जरूरी है। देखिए, कूटनीति के अलावा सुरक्षा का मामला सबसे संवेदनशील है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाला चिकन नेक कॉरिडोर बांग्लादेश के बहुत करीब है। अगर ढाका में कोई ऐसी सरकार आती है जो चीन के प्रभाव में है तो भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसके अलावा म्यांमार का संकट और रोहिंग्या शरणार्थियों का बोझ भी दोनों देशों के बीच बड़ी चुनौती बन चुका है। और हाल ही में चटगांव में अमेरिकी सेना ने जो अभ्यास किया है बांग्लादेश की सेना के साथ, उसने भी भारत को सतर्क कर दिया है। लेकिन भारत चाहता है कि बांग्लादेश किसी भी विदेशी सेना का अड्डा न बने। ब्रिक्स समिट में पुतिन और शी जिनपिंग की मौजूदगी में भारत बांग्लादेश को यह भरोसा दिलाना चाहता है कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए दिल्ली ही उसका सबसे भरोसेमंद साथी है, जैसा कि वो हमेशा था। अब पर्दे के पीछे की कहानी कम दिलचस्प नहीं है। मनीला में जब डॉक्टर एस जयशंकर और बांग्लादेशी विदेश मंत्री खलीलुर रहमान मिले तो दुनिया ने देखा कि भारत बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करना चाहता और नहीं बांग्लादेश के लिए कभी बंद करेगा। बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा उबैद इस्लाम ने जिस तरह से निमंत्रण मिलने की पुष्टि की, वो दिखाता है कि ढाका में भी इस न्योते को लेकर काफी गंभीरता है। भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा की सबसे बड़ी कुंजी है। चटगांव पोर्ट से लेकर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट तक हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ब्रिक्स का ये न्योता इसी जुड़ाव को दोबारा जिंदा करने की बहुत बड़ी कोशिश है। खैर, कुल मिलाकर 12 सितंबर 2026 को जब नई दिल्ली में ब्रिक्स का बिगुल बजेगा तो सबकी नजरें पालम एयरपोर्ट पर टिकी होगी। क्या तारिक रहमान का विमान वहां लैंड करेगा? अगर हां तो ये दक्षिण एशिया में भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी और ये साबित कर देगा, प्रमाणित कर देगा कि भारत अपने पड़ोसियों के लिए बड़े भाई की भूमिका निभाने को हमेशा तैयार रहता है, बशर्ते आपकी नीयत साफ हो। अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, क्या तारिक रहमान को पुरानी कड़वाहट भूलकर दिल्ली आना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।